स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर अकेडमी में। आज का टॉपिक है हमारा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में मैंने आपको इससे पहले सेल डिवीजन के सेल साइकिल क्या होता है वो बताया था और हेमाटोसिस सेल डिवीजन बताया था। हेमाटोसिस सेल डिवीजन में हम लोग पूरा डिटेल बता दिया है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इसके पीछे का वीडियो मैंने बनाया है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सेल डिवीजन का दूसरा टाइप जो कि होता है हेमाटोसिस सेल डिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन होता है। इसमें किस तरह से सेल न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में डिवीजन होता है उसको हम लोग देखेंगे। पहले पढ़ते हैं कि सेल डिवीजन होता क्या है और सेल डिवीजन के माइटोसिस सेल डिवीजन होता क्या है। देखिए माइटोसिस सेल डिवीजन क्या इसको बोलते हैं, इसमें दो का नाम होते हैं, माइटोटिक बोल सकते हैं और माइटोसिस बोल सकते हैं। तो माइटोसिस सेल डिवीजन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समसूत्री विभाजन। ओके, तो इसका समसूत्री क्यों बोलते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग माइटोसिस सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन की वो विधि जिसमें केंद्रक का एक बार विभाजन से केंद्रक का विभाजन से समान गुण वाले और समान क्रोमोसोम्स वाले संख्या की दो डॉटर सेल बनते हैं। याद फिर से बोल रहा हूँ मैं, यह एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें कि मदर सेल से टू डॉटर सेल जब बनेंगे तो उसमें जो मदर सेल का जो गुण है सारा गुण वो टू डॉटर सेल में होगा और उसके जो क्रोमोसोम्स की संख्या होगी दोनों में वो बराबर होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा एक मदर सेल है ये और इसमें न्यूक्लियस है ये, और तो इसमें क्रोमोसोम्स जो होगा ये जो दो डाटा सेल बनेंगे, ये दो डाटा सेल बनेंगे इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जितने होंगे ना क्रोमोसोम्स उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे, डाटा सेल में भी होंगे। जैसे मान इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना होता है 46, कितना होता है 46, इसमें कितना होगा 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, वैसे भी होगा 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग समसूत्री सेल डिवीजन हिंदी में, और इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशनल सेल डिवीजन। क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा है इस सेल डिवीजन में क्रोमोसोम की संख्या जितनी मदर सेल में होती है उतना ही उत्पन्न दो डॉटर सेल में होती है, इसलिए इसे इक्वेशनल सेल डिवीजन भी बोलते हैं। जैसे कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होंगे, इसको हम लोग अगर 2n से रिप्रेजेंट करें तो ये भी कितना होगा 2n और 2n। ओके, तो इस तरह से मैं इसको अब बताऊंगा आपको इसका डिवीजन किस प्रकार से होता है। तो प्रोसेस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन हम लोग दो प्रोसेस से करते हैं। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में हम लोग न्यूक्लियस का सिर्फ न्यूक्लियस का विभाजन देखेंगे और साइटोकाइनेसिस में हम लोग साइटोप्लाज्म का विभाजन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अब हम लोग हेमाटोसिस सेल डिवीजन का फेजेस के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से ये प्रोसेस पूरा होता है। तो माइटोसिस सेल डिवीजन जो है वो दो प्रोसेस से वो गुजरता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ए पार्ट में कैरियोकाइनेसिस। इसमें हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियस का सेल डिवीजन होता है। किसका होता है, न्यूक्लियस का किस प्रकार से विभाजन होता है, और ये जो है 4 फेज में होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है सेल डिवीजन का। आपको याद है मैं आप लोगों को पढ़ाया था सेल साइकिल। सेल साइकिल में क्या पढ़ाया था मैंने, सेल साइकिल हम लोग बोला था कि ये एक साइकिल है और इस साइकिल में क्या होता है कि हमारा फेज है इस तरह से, याद है, इसको हम लोग बोलते हैं G1 फेज। यहाँ पर मेरा G0 फेज भी है, S फेज और G2 फेज। इस फेज को हम लोग पूरा बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरफेज। और इधर वाले फेज को हम लोग बोलते हैं मेटाफेज। क्या बोलते हैं, या एम फेज बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ तक तो पढ़ लिए थे, अब यहाँ से मतलब कि कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस यहाँ से शुरू होगी। यानी कि मेटाफेज में क्या क्या होता है, पहले देखो यहाँ पर ये हो गया मेरा क्या प्रोफेज, क्या हो गया प्रोफेज, फिर क्या हो गया मेरा मेटाफेज, और ये हो जाएगा मेरा एनाफेज, और ये हो जाएगा मेरा टीलोफेज, और ये हो जाएगा मेरा, पूरा क्या हो गया कैरियोकाइनेसिस। क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैरियोकाइनेसिस। और ये क्या हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। क्या हो जाएगा साइटोकाइनेसिस।
यही है हमारा सेल साइकिल, हमको यही पढ़ना है। हमने बहुत आधा में खत्म कर लिया है, इंटरफेज में खत्म कर लिया है। अब हमारा कोशिका जो है पूरा तैयार हो गया है डिवाइड होने के लिए। तो पहला फेज हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज। प्रोफेज क्या होता है? प्रोफेज जो है पहला फेज होता है हमारा सेल डिवीजन का, जिसमें न्यूक्लियस इसमें डिवाइड होती है। देखिए आप याद करिए कि यहाँ तक जब क्या था हमारा इंटरफेज कैसा कोशिका हो गया था, ध्यान दीजिए। कोशिका हमारा इस तरह से हो गया था, बड़ा न्यूक्लियस भी बड़ा हो गया था, न्यूक्लियस रेडी हो गया है डिवाइड होने के लिए। न्यूक्लियस क्या हो गया है? रेडी हो गया डिवाइड होने के लिए। और इसमें न्यूक्लियोलस है, ये मेरा प्रोफेज है। क्या है पहला फेज? प्रोफेज में दिखा रहा हूँ आप लोग को, देखिए प्रोफेज। प्रोफेज में क्या क्या होता है? प्रोफेज में न्यूक्लियस पूरा रेडी हो गया तैयार होने के लिए, कोशिका पूरा परिपक्व हो गई है तैयार होने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन जो है पूरा सेल मेम्ब्रेन अभी दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है कि बड़ा हो गया है, सभी अंग इसमें बड़े बड़े हो गए हैं, ठीक है ना। और खासकर न्यूक्लियस जो है ना अदर सेल के अंग के अपेक्षा जो है बड़ा दिखाई देता है। इसमें हमारा जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये हमारा जो डीएनए है ये पूरा इस तरह से रहता है, उलझनों में रहता है इस तरह से। इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिड्स। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड्स। और यहाँ पर इसमें है न्यूक्लियोलस है, यहाँ पर मेरा न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। चलिए सब पे लिखिए, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। चलिए लिखते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसको बोलेंगे हम लोग? सॉरी, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ध्यान से देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये हमारा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और ये हमारा क्रोमेटिड्स। क्या है? डीएनए कंटेनिंग क्रोमेटिड्स। क्या है ये? डीएनए कंटेनिंग क्रोमेटिड्स। और ये है साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। अब क्या होता है? ये प्रोफेज 1 है। क्या है? ये प्रोफेज 1 है। प्रोफेज 1 में क्या होता है? पूरा कोशिका पूरा ये तैयार हो गया है हमारा डिवाइड होने के लिए। अब क्या है? प्रोफेज 2 में क्या होता है कि कोशिका जो हमारा न्यूक्लियस है ये फाइलिंग होता है। क्या होता है? कंडेंस होता है, फाइलिंग होता है। किस प्रकार से होता है? देखो फाइलिंग किस प्रकार से होता है। फाइलिंग इस प्रकार से फाइलिंग होता है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, इस प्रकार से ये फाइलिंग होता है, ठीक ना। फाइलिंग होता है, कंडेंस होता है। प्रोफेज 1 में हमारा जो है कोशिका जो है डीएनए है वो फाइलिंग होता है, तो क्रोमोसोम्स का आकार एस का आकार धारण कर लेता है। तो चलिए मैं इसको बनाता हूँ, इसको अच्छा सा बनाता हूँ। देखिए देखिए ध्यान से, इस तरह का रूप के धारण कर। अच्छा, इसमें अब क्या नजर आता है? इसमें हमारा यहाँ पर सेंट्रियोल भी है। क्या है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का बहुत इंपोर्टेंट काम है कि 2 सेंट्रियोल नजर आएंगे हमारे यहाँ पर। सेंट्रियोल, ये प्रोफेज 1 है। अगर आपको प्रोफेज 2 आता है, देखो ये जो क्रोमोसोम्स है ना, ये जो डीएनए है, यहाँ पर क्या होता है? कंडेंस होता है। क्या होता है? इसको बोलते हैं कंडेंस। कंडेंस होता है। क्या होता है? कंडेंस होता है। अब यहाँ पर किस तरह से बनेगा? ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारा पोल है इस तरह से हमारा बनता हुआ जाएगा। इस तरह से हम लोग बनाएंगे क्रोमोसोम्स को। और यहाँ पर हमारा क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है हल्का हल्का चला जाएगा। क्या हो जाएगा? हल्का हल्का ये इसमें से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगा, मतलब। और न्यूक्लियोलस भी हल्का हल्का ये गायब हो जाएगा, हल्का हल्का रहेगा लेकिन खत्म हो जाएगा। प्रोफेज 2 में कहाँ से रहेगा ये? प्रोफेज, लेट प्रोफेज इसको बोलते हैं। फर्स्ट प्रोफेज या स्टार्टिंग प्रोफेज इसको हम बोलते हैं लेट प्रोफेज। क्या बोलते हैं? लेट प्रोफेज, ठीक है ना। और इसमें क्या है? इस तरह का ये एक्स का आकार धारण कर लेता है। अभी देखो ये ऐसा था, कुछ देर के बाद लेट प्रोफेज में क्या होता है? ये इस तरह का रूप धारण कर लेता है, एक्स क्रोमोसोम्स बन जाते हैं यहाँ पर, और न्यूक्लियोलस गायब होने लगता है,
सेंट्रोमियर पोल पे आने लगते हैं। देखो सेंट्रियोल जो है वो पोल पे चले जाएंगे, दो अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, कैसे जाएंगे, दो अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। ये है हमारा लेट प्रोफेज, या इसको हम बोलते हैं प्रोफेज 2, प्रोफेज 2, ठीक है ना। तो ये हमारा हुआ है प्रोफेज का। प्रोफेज में क्या होता है, स्पीड, ये जो है हमारा कंडेंस होता है, क्रोमोसोम कंडेंस होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है ना। तो चलिए इस तरह से हम लोग बना लीजिए, इसको सेंट्रियोल लिख दीजिए। ये पोल पे न्यूक्लियोलस हल्का हल्का गायब होने लगता है, डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियर में हल्का हल्का गायब हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं मेटाफेज में। बच्चों प्रोफेज 1 और प्रोफेज 2 के फेज के बाद हम लोग दूसरा फेज चलेंगे मेटाफेज। मेटाफेज का मतलब होता है मध्य, यानी कि मध्य अवस्था में क्या होता है हमारा न्यूक्लियस, तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। स्पिंडल फाइबर जो है पोल्स पे बैठे सेंट्रियोल्स को मजबूती देते हैं, और क्रोमोसोम जो है एक इक्वेटोरियल प्लेन पे आके खड़े हो जाते हैं। और इस फेज में क्रोमोसोम्स का अध्ययन करना बहुत आसानी हो जाता है। और इसी फेज में क्वेश्चन भी आता है कि सेल डिवीजन के किस फेज में क्रोमोसोम्स का हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो आंसर होगा मेटाफेज। चलिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको मेटाफेज का स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, पूरी तरह से न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाता है, और यहाँ पर सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल यहाँ पर रहेगा, और ये यहाँ पर सेंट्रियोल रहेगा। सेंट्रियोल क्या करेगा, ये जो है सेंट्रियोल जो है वो स्पिंडल फाइबर भेजेगा। क्या भेजेगा, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक रस्सियाँ भेजेगा। स्पिंडल फाइबर 3 प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं वो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं हमारे सेंट्रियोल से। एक क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं सेंट्रियोल से, जो कि इसको मजबूती देते हैं। क्या देते हैं, इसको मजबूती देते हैं। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, ठीक है ना। इसमें स्पिंडल फाइबर 3 प्रकार के होते हैं। और एक होता है हमारा इंटर क्रोमोसोमल फाइबर। इसमें क्या होता है, इसमें जो है हमारा क्रोमोसोम्स जो है लगे हुए रहते हैं। बच्चों अभी हम लोग पढ़ेंगे मेटाफेज। मेटाफेज का मतलब होता है मध्य फेज। मध्य फेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाते हैं। क्या आते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन। तो क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्रोमोसोम जो है हमारा वो इक्वेटोरियल प्लेन में आ गया। क्या आ गया, ये इक्वेटोरियल प्लेन में आ गया है, ठीक है ना। इसको हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन बोलेंगे सेंट्रोमियर की मदद से। सेंट्रोमियर जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स को, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड को पकड़ कर एक इक्वेटोरियल प्लेन में ला देता है, जिससे क्रोमोसोम्स का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। यही एक फेज है सेल डिवीजन का। मेटाफेज में हम लोग क्रोमोसोम्स का अध्ययन अच्छे से कर सकते हैं कि इसके कैरेक्टर्स क्या क्या है, इसमें डीएनए क्या क्या है, इसका आरएनए कैसा है। हम लोग अच्छा से इसमें क्रोमोसोम्स इसका प्रोटीन, हिस्टोप्रोटीन, सब कुछ हमको इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं अच्छा से। यहाँ पर क्रोमोसोम्स का पूरा डिटेल हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो है स्पिंडल फाइबर जो है यहाँ पर 3 तरह के बनते हैं। ये स्पिंडल फाइबर जो है वो पोल्स पे रहकर एक दूसरे कनेक्ट होते हैं और उसको मजबूती प्रदान करते हैं। क्या करता है, स्पिंडल फाइबर क्या करता है, मजबूती प्रदान करते हैं। देखेंगे यहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर जो है एक ऑटोमेटिक जो है अपने बिना क्रोमोसोम्स लगा हुआ, देखिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ, देखिए एक इधर से जुड़ा हुआ है, एक इधर से जुड़ा हुआ है, जिसमें क्रोमोसोम्स लगे हुए नहीं है। उस तरह के फाइबर को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। ये क्या करता है, ये पोल्स में मजबूती प्रदान करता है। ये जो है सेंट्रियोल को मजबूती प्रदान करता है, और जिससे क्रोमोसोम्स हमारे सटे हुए हैं, लगे हुए हैं, उसको हम बोलते हैं इंटर क्रोमोसोमल फाइबर। ये क्या करता है, क्रोमोसोम्स को इकट्ठा कर लेता है। क्या करता है, इकट्ठा करके इक्वेटोरियल प्लेन में लाकर खड़ा कर देता है। और यहाँ पर एक और है हमारा क्रोमोसोमल फाइबर। ये क्या करता है, ये अब
क्रोमोसोम्स को, सिस्टर क्रोमोसोम्स को ये पोल्स की ओर खींचेगा, इधर पर इसको खींचेगा और इधर पर ये इसको खींचेगा। यहाँ पर भी हम लोग बना सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से, यस सिग्नल। अब ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ये जो स्पिंडल फाइबर है इसको खींचेगा, जहाँ जिसमें हम लोग एनाफेज, हम लोग अब मेटाफेज के बाद हम लोग पढ़ेंगे अब एनाफेज। एनाफेज आपको दिखाऊंगा कि ये जो क्रोमोसोम्स है ये जो है ये सब पोल्स की ओर जा रही है। सिस्टर क्रोमैटिड्स इधर के क्रोमोसोम्स इधर जा रहे हैं और इधर के इधर जा रहे हैं। चलिए हम लोग अब आगे पढ़ते हैं हमारा जो कि है एनाफेज। बच्चों मेटाफेज के बाद हमारा फिर आता है एनाफेज। ये बहुत कम समय के लिए होता है, बहुत छोटा फेज होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है क्रोमोसोम्स जो है वो रूप पर जाने की ओर आकर्षित होती है। मतलब कि जो सेंट्रोमियर है ये इनको सेंट्रियोल के पास जाते हैं, यानी कि एना मतलब क्या होता है, टांगना, खींचना। मतलब कि ये सेंट्रियोल जो है अपनी तरफ खींचते हैं क्रोमोसोम्स को, क्या करते हैं अपनी तरफ खींचते हैं क्रोमोसोम्स को। प्रो एनाफेज में, मतलब कि स्टार्टिंग एनाफेज में ये इसको खींचती रहती है अपनी तरफ, और क्रोमोसोम जो है वो ध्रुव पे जाते रहते हैं। यहाँ पर ये कनेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्सन नहीं हो रहा, अट्रैक्शन, पोल की तरफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट टुवर्ड्स पोल। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स पोल, अट्रैक्ट टुवर्ड्स पोल। ये भी और ये भी सब अट्रैक्ट होता है पोल्स की तरफ। यहाँ पे लिखेंगे अट्रैक्ट टुवर्ड पोल, अट्रैक्ट टुवर्ड्स पोल। ये क्रोमोसोम सब क्या है, पोल की ओर जा रहे हैं। और देखो लेट एनाफेज तक आते आते स्पिंडल फाइबर का काम समाप्त हो जाता है। जब स्पिंडल फाइबर ये समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, गायब होने लगते हैं, और क्रोमोसोम जो है यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्रोमोसोम सब पोल पे इकट्ठे हो जाएंगे। अब हम लोग का लास्ट फेज बचा हुआ है, वो है हमारा टेलोफेज। इसमें जो है 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें वैसी बातें नहीं बोलनी है, सिर्फ बातें ये बोलनी है कि प्रो एनाफेज में क्रोमोसोम जो है पोल्स की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सब एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं, ये अपनी तरफ खिंचाव रहते हैं, पोल्स की ओर खींचते रहते हैं, इधर भी खींचेंगे और दोनों अपोजिट पोल पर खींचेंगे, और स्पिंडल फाइबर का धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगता है। स्पिंडल फाइबर का काम समाप्त हो जाता है, स्पिंडल फाइबर गायब होने वाला है, और पोल्स भी, अभी हमारे सेंट्रियोल का भी काम खत्म होने वाला है, सेंट्रियोल भी गायब हो जाएगा आने वाले फेज में। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट और लास्ट फेज पढ़ेंगे जो कि हमारा है वो टेलोफेज। बच्चों एनाफेज के बाद हमारा लास्ट और आखिरी फेज है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, टेलोफेज जस्ट अपोजिट है हमारा प्रोफेज का, जस्ट अपोजिट हमारा प्रोफेज का। प्रोफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स, अभी क्रोमोसोम्स कहाँ चले गए थे, ध्रुव पे चले गए थे टेलोफेज एनाफेज में, सब पोल पे चले गए थे, और वो क्या होंगे, अब संकुचित होंगे, क्या होंगे, कंडेंस होंगे। देखो क्वाइल के रूप में धारण कर लेंगे। ये सब क्रोमोसोम्स ही हैं, ये क्रोमोसोम्स है जो कि सेंट्रो में सटे हुए हैं, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हल्का हल्का आने लगता है, न्यूक्लियस भी हल्का हल्का आने लगता है, और न्यूक्लियस अब रेडी होता है डिवाइड होने के लिए। टेलोफेज 1 में क्रोमोसोम्स जो है वो क्वाइल के रूप में आने लगते हैं, एस के रूप में आने लगेंगे, क्वाइल होने लगेंगे, और न्यूक्लियस दिखाई देने लगेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में दिखाई देने लगेगा, और न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो जाएगा। और ये ठीक अपोजिट है हमारा प्रोफेज का। अब देखिए फिर टेलोफेज 2 में ये 2 डाटा सेल में न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। 2 डाटा सेल में न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियाई बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, 2 डाटा सेल ही बोल सकते हैं, 2 न्यूक्लियस ही बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, क्या हो गया ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साफ साफ नजर आएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साफ नजर आएगा, न्यूक्लियोलस भी हमें नजर आएगा, और ये हमारा क्या है, क्रोमेटिड्स भी हमारा नजर आएगा, और जेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे। 2 डाटा सेल हमारा बन गया, इसे ही हम लोग बोलते हैं टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, टेलोफेज 1 में ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा कि क्रोमोसोम जो है क्वाइल कंडीशन में रहेंगे, हल्का हल्का न्यूक्लियो मेम्ब्रेन और हमारा न्यूक्लियोलस आने लगेगा, दिखाई देगा। इसको आप डॉट डॉट से भी बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग डॉट डॉट से भी बना सकते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि ये आ रहा है, ये थोड़ा डीपली आ रहा है, ठीक ना। या इसको आप लोग इसको सर्किल पूरा कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा टेलोफेज में हमारा जो है
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लगता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें दिखाई देता रहता है, न्यूक्लियस में दिखाई देने लगता है, क्रोमोसोम्स जो है वो कॉइल रूप में हो जाते हैं और फिर से ये संकुचित होकर उलझने बनकर थ्रेड बनाते हैं। क्रोमोसोम्स क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स डीएनए ले लिए, डीएनए का समझ में आ रहा है, ये डीएनए थ्रेड लाइक की संख्या बनाते हैं। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म इसमें आ जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म इसमें आ जाएगा, हमें दिखाई देगा, न्यूक्लियोप्लाज्म इसमें हमको दिखाई देगा। तो हम स्पष्ट बोल सकते हैं कि हमारा 2 न्यूक्लियस बन गया। इस तरह से हम लोग का कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब बच गया हमारा साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस, ठीक है ना। तो उसको हम लोग अभी करके दिखाएंगे आपको हम। ये हमारा है एप्सिलोफेज का, इस तरह से हमारा 2 न्यूक्लियस सेल बन गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। तो इस लिए में हम लोगों ने कैरियोकाइनेसिस हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग को पढ़ना है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में हम लोगों ने जिस प्रकार न्यूक्लियस का विभाजन देखा, जिस प्रकार हम लोग न्यूक्लियस का विभाजन देखा, अब हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्म का विभाजन। कैरियोकाइनेसिस जो है वो न्यूक्लियर विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। तो इसमें हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों सेल में किस प्रकार से साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है वो हम दिखाएंगे आपको। तो चलिए हेडिंग मारते हैं हम लोग कि साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल या एनिमल सेल। साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, पहले एनिमल सेल का लेते हैं। हम लोग का कैरियोकाइनेसिस का काम प्रोसेस हो गया है, मतलब न्यूक्लियस विभाजन हो गया है। क्या हो गया? न्यूक्लियस विभाजन हो गया। हम लोग साइटोप्लाज्म का विभाजन करेंगे। तो हम लोग कैरियोकाइनेसिस में क्या हो गया था? कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया। देखिएगा हम लोग का पिक्चर इस तरह आया था, इस तरह से देखिए, जो हमारा इस तरह से था और 2 न्यूक्लियस बन गया था। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे। साइटोप्लाज्म था, साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल होता है। इसमें विभाजन होता है फरो लाइक स्ट्रक्चर। क्या? फरो लाइक स्ट्रक्चर। देखिए ध्यान से देखिए, फरो लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं। फरो लाइक स्ट्रक्चर, इसको लोग बोलते हैं क्लीवेज फरो। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्लीवेज फरो। क्लीवेज फरो, ये जो हमारा क्लीवेज फरो बनाएंगे इसमें हम लोग। क्लीवेज बनाता हूँ, इसको हम बोलते हैं क्लीवेज फरो, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस हो जाएगा, न्यूक्लियोलस हो जाएगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा। इसमें न्यूक्लियस बनाइए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस एनिमल में क्लीवेज फरो होते हैं। क्या होते हैं? ये तो आपको पहले क्या था? कैरियोकाइनेसिस से। अब क्या होता है यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्लीवेज होती है। क्या होती है? क्लीवेज। और ये क्लीवेज और ज़्यादा थर्ड स्टेप में और ज़्यादा सिकुड़न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और ज़्यादा सिकुड़न हो जाएगी। देखिए बना रहा हूँ मैं, और ज़्यादा सिकुड़न हो जाएगी। न्यूक्लियोलस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, क्रोमेटिड्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें भी साइटोप्लाज्म दे देंगे हम लोग। इस प्रकार से साइटोप्लाज्म का क्या हो जाता है? हमारा डिवीजन होता है। यह है साइटोप्लाज्म। फाइनली हमारा दो न्यूक्लियस यहाँ पर बन जाएगा, 2 सेल हमारा बन जाएगा। इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा? यहाँ पर 2 न्यूक्लियस हमारा यहाँ पर बन जाएगा।
अलग से क्या हो जाएगा, ये अलग से बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये पूरा खत्म सड़ जाएगा और एक्चुअली क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट में लिखा है, ठीक है ना। ये मोर क्लीवेज हो जाएगा, क्या डाला, मोर क्लीवेज, ज्यादा यहाँ पर सिकुड़न हो जाएगी, मोर क्लीवेज, मोर क्लीवेज, ठीक है। और ये हमारा दो न्यूक्लियस दो डाटा सेल बन गए, न्यूक्लियोलस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं डाटा सेल। ये हो गई हमारी मदर सेल, हिंदी मातृ कोशिका, पुत्री कोशिका। देखिए स्टेप को आप एरो दीजिएगा, ठीक है ना, तो आपको समझ तब ये आपको सही लगेगा, कितना एरो मत भूलिएगा। यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म। देखिए दो न्यूक्लियस और दो सेल का निर्माण मेरा बन गया था। न्यूक्लियस पहले डिवाइड हो गया था, साइटोप्लाज्म मैंने डिवाइड करके एक दो नया डॉटर सेल मैंने बना दिया, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि मेरा क्रोमेटिड्स है, इस प्रकार से हमारा दो डाटा सेल बन गया। दिस इज द साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। इसमें क्या होता है, इसमें ये तो हमारा बन गया था कैरियोकाइनेसिस में, यहाँ तक प्रोसेस क्या हो गया था हमारा, कैरियोकाइनेसिस तक क्या हो गया था, ये कैरियोकाइनेसिस तक मेरे को यहाँ तक मिल गया था। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। देखिए साइटोप्लाज्म बना रहा हूँ मैं, तो इसमें जो सेल है, सेल का जो मेम्ब्रेन है वो क्लीवेज फरो से इस टाइप में सिकुड़न होता रहता है, डब्लू शेप का बन जाता है, डब्लू शेप का, डम्बल शेप क्या बोलते हैं इसका, डम्बल शेप। और ये पूरा क्लीवेज होता है, क्लीवेज होता है, और थर्ड स्टेप में आते आते पूरा ये टूट जाता है, और इस तरह से दो डाटा सेल का निर्माण हो जाता है। इसको बोलते हैं वो डाटा सेल, क्या बोलते हैं, दो डाटा सेल का निर्माण हम लोग को हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग साइटोप्लाज्म बनाते हैं। दिस इज द वे इन विच न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड इनटू टू डाटा सेल। यहाँ पर मातृ कोशिका दो पुत्री कोशिका का निर्माण कर रही है, यही होता है साइटोकाइनेसिस एनिमल। अब मैं दिखाना चाहता हूँ आपको साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। बच्चों अब मैं आपको दिखाऊंगा साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में पहले जहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था कैरियोकाइनेसिस में, यहाँ प्लांट सेल बनाएंगे। प्लांट सेल में क्या होता है, पहले तो हमको दो न्यूक्लियाई मिल जाएगी, डाटा न्यूक्लियाई मिल जाएगी सेम। इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, न्यूक्लियोलस होगा, साइटोप्लाज्म होगा। उसके बाद यहाँ पर भी हमारा न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस इस तरह से होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। जल्दी जल्दी बना बच्चों। और न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, ठीक है ना। साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस में हम लोग साइटोप्लाज्म से बना देंगे। ये प्लांट सेल है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्लेट बनते हैं, सेल प्लेट। इसमें पूछे भाई कैसे होता है, सेल प्लेट से। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं डाटा न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, तो क्या बोलेंगे हम लोग, डाटा न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे इसको, डाटा न्यूक्लियाई, डाटा न्यूक्लियाई। ये डाटा न्यूक्लियाई है। अब क्योंकि हम लोग कैरियोकाइनेसिस सबको मिल चुका है, अब इसमें हम लोग सेल प्लेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सेल प्लेट। ये सेल प्लेट है, क्या है, सेल प्लेट। बोलिए, ये सेल प्लेट है, और यहाँ पर सेल प्लेट से हमारा न्यूक्लियस अलग होगा, और सेल प्लेट के द्वारा होने वाले सेल प्लेट के द्वारा होने वाले विभाजन को हम लोग बोलते हैं सेल प्लेटिंग डिवीजन।
सेल प्लेटिंग डिवीजन। इसमें तो क्या बोलते हैं हम लोग? सेल प्लेटिंग डिवीजन। इसे बोलते हैं सेल प्लेट। क्या बोलते हैं? सेल प्लेट। न्यूक्लियस हो जाएगा यहाँ पर, हेड लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म सब बनाएंगे। न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म। धीरे धीरे ये साइटोप्लाज्म, ये जो सेल प्लेट है, ये सेल मेम्ब्रेन की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा और डीपली बढ़ता हुआ जाएगा। इस प्रकार सब लोग करेंगे। ठीक है, पूरा ये सट गया सेल मेम्ब्रेन को। और यहाँ पर मेरा हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। डू इट एज मच, जल्दी जल्दी करो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाओ। इसमें डीएनए, प्रोटीन सब बन जाएगा। हो गया। अब दो डाटा से बना देते इस प्रकार से। ये हमारा हो गया सेल वॉल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सेल वॉल, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। पहले ये प्रोसेस होगा, फिर ये होगा, उसके बाद ये। ठीक है, ये हो गया हमारा डॉटर सेल। क्या हो गया? 2 डॉटर सेल। ये रहा हमारा साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। ये हो गया 2 डॉटर सेल। इसको और इसको हम मिला के क्या बोलेंगे? डॉटर सेल। ये हो गया हमारा डॉटर सेल, पुत्री कोशिका, डॉटर सेल। तो हम लोगों ने, ये हो गया मदर सेल। तो मदर सेल से हम लोगों ने डॉटर सेल बनाना सीख लिया इन द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस ऑफ द प्लांट सेल। ये प्लांट सेल का प्रोसेस है। इसमें क्या क्या सेल है? न्यूक्लियस का सेल साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है सेल प्लेट से। तो क्या बोलते हैं लोग? सेल प्लेट। दिस मेथड इज कॉल्ड सेल प्लेटिंग डिवीजन। ठीक ना? ये पूरा प्रोसेस हुआ, डाटा सेल बन गया। अब हम लोग का माइटोसिस सेल डिवीजन खत्म हो गया। इससे क्वेश्चन बनते हैं 2 ठो कि राइट द डिफरेंस बिटवीन साइटोकाइनेसिस इन प्लांट एंड साइटोकाइनेसिस इन एनिमल। क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट आर द डिफरेंस, व्हाट आर द डिफरेंसेस, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन साइटोकाइनेसिस in animal cells and cytokinesis in plant cell. Cytokinesis in plant cell. ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पिक्चर के माध्यम से हम समझा सकते हैं और आप लोग पॉइंट के माध्यम से भी लिख सकते हैं। दोनों में डिफरेंस बेसिकली यही है कि प्लांट सेल में सेल प्लेट बनता है, सेल प्लेट से ये डिवीजन होता है। और एनिमल सेल में फरो लाइक क्लीवेज फरो से हमारा डिवीजन होता है। इस तरह से हम लोगों ने पूरा माइटोसिस सेल डिवीजन हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने माइटोसिस सेल डिवीजन का पूरा अध्ययन कर लिया है कि उसमें किस प्रकार से कोशिका का विभाजन होता है, किस प्रकार से पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। हम लोगों ने पूरा ग्लियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस पढ़ लिया है। तो उससे क्वेश्चन जो बनते हैं सबसे ज़्यादा कुछ एक क्वेश्चन और टॉपिक बनता है कि माइटोसिस सेल डिवीजन का महत्व क्या है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस सेल डिवीजन। तो सबसे पहले उसका महत्व होगा रिप्रोडक्शन। जैसे कि मान लीजिए ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, तो उनका जो डेवलपमेंट होता है, उनका जो संख्या वृद्धि होती है या उनका रिप्रोडक्शन जो होता है वो माइटोसिस सेल डिवीजन से ही हो जाता है। ठीक है ना? तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो के लिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक कोशिकीय जीव के रिप्रोडक्शन में माइटोसिस सेल डिवीजन का योगदान होता है।
फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव के ग्रोथ और डेवलपमेंट में माइटोसिस सेल डिवीजन का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि माइटोसिस सेल डिवीजन का माइटोसिस सेल डिवीजन जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मान लीजिए मियोसिस सेल डिवीजन के बाद जब हमारा जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट का डेवलपमेंट माइटोसिस सेल डिवीजन मियोसिस सेल डिवीजन के बाद जब हमारा सेल का जब क्रिएशन हो जाता है तो उसके बाद जब जाइगोट बनता है, जाइगोट का डेवलपमेंट, फिर एक न्यू लाइफ का जब आगमन हो जाता है तो उसका डेवलपमेंट जो है पूरे बॉडी का डेवलपमेंट माइटोसिस सेल डिवीजन से ही होता है, ठीक है ना। इसलिए ये माइटोसिस सेल डिवीजन मेनली जो है वो हमारे सेल के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और रिप्लेसमेंट ऑफ रिपेयर एंड डैमेज या लॉस सेल, जब मान लीजिए हमारे बॉडी में किसी जीव के बॉडी का सेल कुछ टूट गया हो, चोट लग गया या कट गया, हमारे हाथे में कट जाता है तो देखेंगे कुछ दिन के बाद उसके जो जहाँ पर कटे के निशान है वो धीरे धीरे वो निशान हट जाता है, एक नया सेल उससे बन जाता है। ये है हमारा सेल डिवीजन का माइटोसिस सेल डिवीजन, इसी को हम बोलते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन, क्योंकि वहाँ पर जो है वो जो डेड सेल है वो खत्म हो जाता है और एक नया सेल वहाँ पर डेवलप होकर ग्रो करके वहाँ पर हमारा जो 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 सेल का लॉस होता है वहाँ दोबारा वापस सेल बन जाती है। रीजनरेशन में कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे मान लीजिए क्रस्टेशियन, स्टारफिश, ये सब जीव में उनके पेड़ का ग्रो करने में और रीजनरेशन करने में, फिर स्टारफिश के बाहों का रीजनरेशन करने में भी माइटोसिस सेल डिवीजन का योगदान होता है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, इसमें जो सेल के जो कोशिकाओं के जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं उसको कंट्रोल करता है हमारा माइटोसिस सेल डिवीजन। तो ये कुछ पॉइंट्स है माइटोसिस सेल डिवीजन का महत्व का, इसको हम लोग को याद रखना होगा।